हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं जेनेटिक्स पर वन लाइनर। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आनुवंशिकता के जनक हैं। तो इसका जो उत्तर है वो होगा मेंडल। तो साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि भारतीय आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो जो भारतीय आनुवंशिकी के जनक हैं वो कौन है, तो वो होंगे J.B.S. हेल्डन। J.B.S. हेल्डन भारतीय आनुवंशिकता के जनक हैं J.B.S. हेल्डन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। इसका उत्तर होगा आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, किन में होते हैं जीन? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन है डीएनए का एक भाग। जीन है डीएनए का एक भाग। चलिए फिर देखते हैं कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है खुराना। इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। फिर इनके बारे में जो 3-4 जो फैक्ट हैं वो भी हम याद कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। पहला तो इन्होंने जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। दूसरा इन्होंने किया था जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने ही बताया था। और एक तीसरा ये किया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोटाइड की जो भूमिका है वो भी इन्होंने बताई थी। जो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था। और जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने बताया था। और दूसरा ये था कि जीन का संश्लेषण भी इन्होंने किया था। ये जो 3 फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीटल व टैटम ने। तो ये सिद्धांत क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत क्या होता है कि इसमें जो एक जीन है वो एक ही एंजाइम को प्रोडक्शन करती है। एक जीन एक ही एंजाइम का प्रोडक्शन करती है। जो जीवों के लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करती है। ये जो एंजाइम होता है, एक जीन एक एंजाइम का प्रोडक्शन करती है। वो एंजाइम क्या करते हैं? वो एंजाइम जो लक्षणों को निर्धारण करने वाली जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती है, उनको कंट्रोल करती है। उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जो एंजाइम होती है, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करती है। और ये जो प्रयोग था ये किस पर किया गया था? ये किया गया था न्यूरोस्पोरा नामक एक फंगस है। न्यूरोस्पोरा पर किया गया था। न्यूरोस्पोरा फंगस पर यह प्रयोग किया गया था, सिद्धांत दिया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है तो जोहानसन है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए संश्लेषण किया था तो वो खुराना ने किया था। हो गया इसका। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था वॉटसन व क्रिक ने। तो ये जो मॉडल है ये हम यहीं पर समझ लेते हैं। ये मॉडल होता क्या है? ये अगर हम सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये सीढ़ी हो गई,
और अगर इस सीढ़ी को हम मोड़ दें तो ये किस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी। तो ये मॉडल मुड़ी हुई सीढ़ी के आकार का जैसा होता है। ये जो बने होते हैं, ये जो हेलिकल है किन से बने होते हैं, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बने होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं। डीऑक्सीराइबोज से बने होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं। और इनके बीच जो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है वो होता है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, जीसी भी बोल सकते हैं, जीसी जैसे एटीसीजी नाइट्रोजन बेस से बंधे होते हैं। चलिए फिर देखते हैं। माता व पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो गुणसूत्रों के द्वारा होती है स्थानांतरित। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 होती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो XY से डिटरमाइन होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 46। मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। चलिए हो गया। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये होती है 22 जोड़ी। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है A व B। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो 2 संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। फिर आगे है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के जो जनक हैं वह कौन है? एलेक्स जेफरी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, एलेक्स जेफरीज। और जो भारतीय DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? प्रोफेसर लालजी सिंह। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जीन शब्द किसने दिया? WL जोहानसन ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है। जीन शब्द ये हो गया है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। कौन सी व्याधि आनुवांशिक व्याधि है? तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया डिजीज़ क्या होती है कि इसमें जो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड क्लोटिंग के जो फैक्टर हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं। जो हीमोफिलिक पर्सन होता है, जो रोगी होता है हीमोफीलिया का जो रोगी है उसमें जो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर हैं वो एब्सेंट होते हैं। उनकी वजह से इनमें जो रक्त है वो जम नहीं पाता है। तो जो हीमोफीलिया ए ग्रुप में आते हैं उनमें कौन सा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर वो एब्सेंट होता है? उनमें होता है फैक्टर नंबर 8, ये एब्सेंट होता है। और हीमोफीलिया जो बी टाइप होता है उसमें फैक्टर नंबर 9, इसमें फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होता है। जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं एक तरीके से हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्लोटिंग फैक्टर को प्रोटीन भी कह सकते हैं, ये इसमें एब्सेंट पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब रोगी को कहीं चोट लग जाए या फिर सर्जरी करवानी पड़े
तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। चलिए, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। आनुवंशिकता और विचरण का। ठीक है दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।